Hello students, so we are doing laws of motion, and in the previous lecture we studied about the Newton's laws of motion, and in the last we did Newton's third law. कुछ न्यूटन्स थर्ड लॉ के इलस्ट्रेशंस देखते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ जिनसे प्रूव होता है और इससे आपके और भी आगे कंसेप्ट बनेंगे. तो फर्स्ट जो है दैट इज रिएक्शन फोर्स. ये क्या है, इसको समझने के लिए अगर हम बात करें तो सपोज मेरे पास यहाँ एक कोई टेबल है, टेबल पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है. टेबल पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक. तो इस ब्लॉक का कुछ वेट लगेगा, ग्रेविटी की वजह से कुछ वेट लगेगा इसका. कहाँ? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. कितना वेट होगा? mg. क्लियर? अगर इसका m मास है तो इसका वेट लगेगा. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट ने नीचे फोर्स लगाई mg, इस टेबल से, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वजह से, इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से टेबल पे फोर्स लग रही है mg, तो टेबल, ये जो टेबल है ये भी तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा ना. ये भी इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा जनरली. एक बात और, अभी जब मैं आगे हम और फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका बेसिकली ये फोर्स कहाँ लगती है? सेंटर में, क्योंकि इसका ये पूरा मैसिव ऑब्जेक्ट है, पूरा मास है, तो इसका कॉन्सेंट्रेटेड मास, जिसको हम सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे, तो वो कहाँ होता है? सेंटर पे लाई करता है इसके. तो यहाँ से हम हमेशा एरो दिखाते हैं, ठीक है. ये क्या है? इसका वेट लगा. तो ये जो टेबल है ये भी इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, टेबल इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा. कहाँ? ऑपोजिट डायरेक्शन में. जो ये टेबल इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. क्या बोलते हैं उसको हम? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द ब्लॉक. ब्लॉक पे टेबल ने जो फोर्स लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन. क्लियर? सो ब्लॉक ने टेबल पे फोर्स लगाया नीचे mg, टेबल ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया क्या? ऊपर. नॉर्मल रिएक्शन. क्लियर? अब कई बुक्स में इस नॉर्मल रिएक्शन को r से डिनोट किया होगा, कई बुक्स में नॉर्मल रिएक्शन को n से डिनोट किया होगा. क्लियर? ये है नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस की, ठीक है. जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है. क्लियर? अब जो हम कल बात कर रहे थे, व्हाई वी आर एबल टू वॉक. हम किसी वॉक ऑन फ्लोर, किसी फ्लोर पे वॉक कर रहे हैं. कैसे वॉक कर सकते हैं हम? ठीक है. सपोज जब हम वॉक करते हैं फ्लोर पे, ये फुट है. क्लियर? यहां से हमने नीचे फोर्स लगाते हैं, कुछ नीचे फोर्स लगाई, तो इन टर्न ग्राउंड भी हमारे पे फोर्स लगाएगा, ठीक है ना. अब फुट की वजह से, फुट का मास भी होगा, मास की वजह से फुट का कुछ वेट होगा नीचे mg. क्लियर? फुट का कुछ वेट होगा ना mg, और इस पे फुट पे फोर्स लगी. क्लियर? अब इस फोर्स की वजह से जब फुट ने हमने फोर्स लगाई, पैर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वापस फ्लोर से भी हमारे पास एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन. क्लियर? अगर ये फुट फोर्स लगा रहा है कि किसी एंगल थीटा पे फोर्स लग रही है, तो ये भी एंगल थीटा हुआ, उसे भी नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा. अब ये नॉर्मल रिएक्शन थीटा है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में अगर ब्रेक करें तो मेरे पास एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स r cos थीटा. और थीटा के सामने वाला कौन सा होता है? r sin थीटा. क्लियर? तो अब ये जो r sin थीटा है ये तो बैलेंस किससे हो जाएगा? mg से. r sin थीटा ऊपर लग रहा है, mg नीचे, ये दोनों बैलेंस कर देगा इसको. r sin थीटा इसके वेट को बैलेंस कर देगा. आगे कौन बढ़ने में मदद करेगा? हम वॉक कैसे करेंगे? ये r cos थीटा. ठीक है? इस फोर्स के रेजोल्यूशन, मतलब एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स. ये r sin थीटा तो mg को बैलेंस कर देगा. बची कौन सी? r cos थीटा, जिसकी वजह से हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं. क्लियर? तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन फोर्स. इसमें हम ये भी बोल सकते हैं व्हाई वी आर नॉट एबल टू वॉक ऑन अ स्लिपरी फ्लोर, या हम बोल सकते हैं व्हाई वी आर नॉट एबल टू वॉक ऑन अ स्मूथ फ्लोर. ठीक है ना?
स्मूथ फ्लोर या स्लिपरी फ्लोर पे ज्यादा हम वॉक क्यों नहीं कर पाते, या सैंड पे, सैंड अगर हम सैंड ड्यून्स की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, तो वहां चलने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहां जो हम फोर्स लगाते हैं हमारा उतना फोर्स नहीं लगा पाते, पैर अंदर धंसता है, ठीक है, तो हमें रिएक्शन फोर्स भी उतना नहीं मिलता। तो अगर उतना रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ने में हमारे को प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन एक तरह से। ठीक, ये कुछ थर्ड लॉ कल रह गया था, उसको मैंने बताना था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, व्हाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ रियल लॉ क्यों है? ठीक है, मतलब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ रियल लॉ क्या मतलब, सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हैं और सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ टू फर्स्ट लॉ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकेंड लॉ से ही सारे लॉ प्रूव कर सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मेरे पास, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो क्या होगा? दैट मीन्स m इंटू ए इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दैट मीन्स m इंटू ए इज जीरो। बट मास तो क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता, मास तो नहीं जीरो हो सकता किसी ऑब्जेक्ट का, तो क्या जीरो है? दैट मीन्स एक्सीलरेशन जीरो है। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो है? एक्सीलरेशन जीरो है। और यही तो क्या है? फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या प्रूव करता है? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, एक्सीलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, या वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हमने फोर्स जीरो करके बताया कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव हो सकता है। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, सेकेंड लॉ से न्यूटन्स थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक, हमने ये भी पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सपोज मेरे पास वही दो बॉडीज हैं ए और बी, तो बी पे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से बी पे कितना फोर्स लग रहा है, ए की वजह से बी पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स लगाएगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, बी का जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली ए पे बी कितना फोर्स लगाएगा, सपोज बी ने ए पे इधर फोर्स लगाया, तो उससे क्या होगा? ए का मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए का मोमेंटम चेंज होगा। क्लियर? अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें हम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर? अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी बी प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी ए। क्लियर? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी लिख सकता हूं, और यहां पर सेम एफ बी ए प्लस एफ ए बी। डिफरेंशिएशन का हमने रूल पढ़ा था ना, डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी, एक बार इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक बार इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं क्लियरली। क्लियर? अब इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर सारी जितनी भी इस सिस्टम पे, इस पूरे ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, इस पूरे सिस्टम पे कहीं बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सो
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, dpa प्लस pb बाई dt, दैट इज जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो रहेगा, मतलब ये जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जीरो कर देंगे, देयरफॉर एफ बी ए, अगर इसको उधर ले जाओ माइनस एफ ए बी। और ये क्या है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू इज इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो सेकेंड लॉ से स्टार्ट किया हमने, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उससे हमने थर्ड लॉ प्रूव कर दिया। सेकेंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर दिया। क्लियर? तो हम इसमें क्या बता सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, एक रियल लॉ है। क्लियर? तो ये जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, व्हाई सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ, बिकॉज वी कैन डिराइव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ, और हम डिराइव करके दिखा सकते हैं। ठीक है? अब एक और छोटा सा टॉपिक है, apparent weight of man या वुमेन, कुछ पे लिख सकते हैं, पर्सन इन एन एलिवेटर, या हम कहेंगे लिफ्ट। अगर कोई पर्सन लिफ्ट में है तो उसका वेट कितना होगा, एपरेंट वेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। अब इसमें बेटा तीन कंडीशन है। ठीक है? ये सपोज मेरे पास लिफ्ट है, क्लियर, यहाँ ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ये मेरे पास लिफ्ट है, और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है। क्लियर? यहाँ लिफ्ट है, यहाँ सपोज वेइंग मशीन, आप इसका वेट कर रहे हैं, तो एपरेंट वेट कितना होगा। एपरेंट वेट मतलब एक्चुअल में हमें जो, मतलब एक्चुअल में वेट होता है, जो हमें फील भी होता है। ठीक है? ये कभी आपने कहीं पर मेले में वो झूला होता है गोल वाला, मेरी गो राउंड, ये झूला होता है जिसमें गोल गोल घूमता है, हम नीचे आते हैं तो हमारी स्टमक में अलग सी फीलिंग आती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा एपरेंट वेट चेंज होता है, वही आज मैं बताऊंगा। तो इसमें ये तीन कंडीशंस की बात करेंगे। ये लिफ्ट है, हम इसमें तीन कंडीशंस की बात करेंगे। ठीक है? इसमें क्या है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, when lift is moving upward, क्लियर? ये क्या है, when lift is moving downward। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। when lift is moving downward, and third is when lift is stationary। एंड एक और भी बनाते हैं हम, ये स्ट्रिंग है, ये सपोज ब्रेक होगी, व्हेन स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स। ठीक है? तो मेरे पास चार केस हैं यहाँ पर लिफ्ट के, मतलब एक पर्सन लिफ्ट में है। ठीक है? एक बार लिफ्ट क्या है, ऊपर मूव कर रहा है, एक बार जो ये लिफ्ट है ये ऊपर मूव कर रहा है। क्लियर? एक बार ये जो लिफ्ट है ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट करता है ना, एकदम लिफ्ट ऊपर जाता है, एकदम फ्लोर्स पे नीचे आता है। ठीक है? यहाँ लिफ्ट स्टेशनरी है। ठीक है? और यहाँ पर ये जो है स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, स्ट्रिंग ब्रेक हो गया। क्लियर? इसमें भी पर्सन को खड़ा कर लेते हैं। ठीक? यहाँ पर स्ट्रिंग ब्रेक हो गया। 4 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके देखते हैं। अब इसमें हमारे को पूरे लॉज ऑफ मोशन में जितने भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल हैं, काइनेमेटिक्स में, डायनामिक्स में करेंगे, हमें फोर्सेस बैलेंस करनी होती हैं, फोर्सेस बैलेंस करनी होती हैं। इसमें अब इस पर्सन में, जब ये पर्सन खड़ा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसकी पूरी बॉडी का मास हम ऐसा सपोज करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे होगा। ठीक है? अभी आगे और चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो और क्लियर होगा।
इस पर्सन का कुछ मास है m, तो इसका वेट होगा कुछ mg, सबका ही होगा, इसका भी सेम होगा mg, यहाँ से दिस इज mg, दिस इज mg, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ लिफ्ट में, नीचे इसका वेट लग रहा है mg, तो ऊपर इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, लिफ्ट नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा इस पे, कहाँ पर, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसमें r, इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा r, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इतना सब लिफ्ट के लिए सब कुछ सेम है, ठीक है। अब ये तो होगा, पर्सन यहाँ पर खड़ा है, नीचे वेट लग रहा है mg, उतना ही ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक्शन रिएक्शन फॉर न्यूटन थर्ड लॉ, इतना क्लियर। अब सपोज लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है, तो उसका एक्चुअल में वेट कितना होगा। एक्चुअल में बेटा वेट, सपोज वेइंग मशीन पड़ी है, एक्चुअल में वेट हमें कैसे पता चलता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो वेट बताता है, जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना किसी पर्सन का वेट होगा, ठीक है ना, जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना वेट होगा। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, वेइंग मशीन रीड्स नॉर्मल रिएक्शन, तो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल रिएक्शन को रीड करते हैं, तो हम यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं r, जितना वो आएगा उतना पर्सन का वेट होगा, कम होगा ज्यादा होगा कैसे होगा, ठीक। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, क्या हम यहाँ से बात करते हैं, जब लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट स्टेशनरी है, पर्सन वहीं खड़ा है, कुछ नहीं हो रहा, तो इसका वेट मैं कहूँगा नॉर्मल रिएक्शन कितना है, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू mg, और तो कोई फोर्स नहीं है, लिफ्ट वहीं स्टेशनरी है, जैसे कि वो ग्राउंड पे वेइंग मशीन पे खड़ा है, नीचे उसका वेट लग रहा है mg, वेइंग मशीन पर्सन पे वेट लगा रही है r, और जो वो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन ही क्या बताता है, वही वेइंग मशीन रीड करती है, तो इसका वेट कितना है mg, उतना वेट होगा, क्लियर। r कितना है mg, जब लिफ्ट स्टेशनरी है, क्लियर, ऐसे ही करिए। अब लिफ्ट अगर जब ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हमने पढ़ा है कि जो नेट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी तक हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, बस जब बहुत सारी फोर्सेस आ जाती हैं तो क्या होता है, जितनी भी टोटल फोर्सेस है सिस्टम में दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर। ये पूरा एक सिस्टम है लिफ्ट का, ठीक है, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। अब फोर्स कौन सी लग रही है, अब जब ये ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, ठीक, तो मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली कम है, ऐसे समझो। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मतलब ये वाली फोर्स r को हम पहले लिखेंगे, ऊपर की साइड जा रही है, माइनस नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, नेट फोर्स कितना हुआ r ऊपर mg नीचे, और पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसकी है, लिफ्ट की, जिस एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, क्लियर। ध्यान से समझो, ये आगे ऐसे ही फोर्सेस बैलेंस करने वाले क्वेश्चन आने वाले। ये क्या है, नेट फोर्सेस में क्या लग रहा है, r ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है वेट, ठीक है, और ओवरऑल लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर, तो मतलब r माइनस mg इक्वल टू, ये तो नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, जो लिफ्ट की एक्सीलरेशन है। यहाँ से मैं r फाइंड आउट करूंगा तो r कितना आएगा, mg प्लस ma, या फिर mg प्लस a। दैट मीन्स जब लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रही है तो पर्सन का वेट, एपरेंट वेट क्या है, बढ़ गया, मतलब उसको ज्यादा वेटेड फील होता है, ठीक है ना, पर्सन को ज्यादा वेट फील होता है, उसका वेट बढ़ गया, mg प्लस a, नीचे g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें एक और एक्सीलरेशन ऐड होगी, उसमें एक और एक्सीलरेशन ऐड होगी, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो एक और कंसेप्ट आता है सूडो फोर्स का, जनरली कोई एग्जाम में पूछता नहीं है, पर आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स क्या होती है, सूडो फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होती, ठीक है, एक्चुअल में फोर्स नहीं होती। सपोज एक कार है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है आगे, यहाँ एक मैंने स्ट्रिंग के साथ एक बोल्ट टांग दी, ठीक, एकदम से जब कार आगे बढ़ेगी, एक्सेलरेट करेगी, एक्सीलरेशन होगी, एकदम से कार आगे बढ़ेगी, तो ये स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, सोच के देखो, एकदम से स्पीड हम करेंगे, स्ट्रिंग ऐसे रहेगा, नहीं, स्ट्रिंग कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ
मूव करता है ना, जैसे कार आगे मूव करे, ये कार ऐसे चल रही है, एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉल लटकी हुई है कार में, कार के रूफ पे लटका दी, एकदम से कार टर्न हुई तो स्ट्रिंग ऐसे सीधा रहेगा नहीं, जैसे कार ऐसे टर्न हुई स्ट्रिंग दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरह की फोर्स जनरेट होती है, तभी तो वो स्ट्रिंग पीछे गया ना, क्यों गया, एक उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होती है जो एक्चुअल में फोर्स नहीं होती बट वो हमें फील होती है, इसलिए हमने उसका नाम रखा है सूडो फोर्स। ठीक है, ये यहां पर यही चीज है, एक्सीलरेशन, लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रही है, जितना लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रही है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर एक्सीलरेट कर रही है, तो ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब एक सूडो फोर्स लगेगी उतनी ही नीचे की तरफ। ठीक है, उतनी ही सूडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, क्यों, लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट कर रही है, जितनी ऊपर एक्सीलरेट करेगी उतनी ही नीचे सूडो फोर्स लगेगी। ठीक है, तो सूडो फोर्स कितनी लगेगी, आर माइनस एम जी क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर, अब नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो नीचे कितनी फोर्स लग रही है, दो फोर्स, एक सूडो फोर्स और एक वेट, तो यही तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आप इसको सूडो फोर्स के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं, या जैसे मैंने ये कराया नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसे भी समझ सकते हैं। सूडो फोर्स बेसिकली क्या, कोई चीज आगे एक्सीलरेट करेगी तो पीछे एक तरह की फोर्स आती है जो एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है बट उसकी फीलिंग मिलती है हमारे को, है ना। ये पेंडुलम, अगर सपोज ये स्ट्रिंग के साथ यहाँ मास लटका हुआ है, ठीक, जो पेंडुलम होता है, जैसे पेंडुलम की बात करते हैं तो एक कार में स्ट्रिंग के साथ यहाँ मास लटका, कार एकदम से आगे एक्सीलरेट हुई, एकदम से आगे फोर्स लगी तो ये पीछे की तरफ जाएगा, अगर इधर मुड़ेगी तो ऑपोजिट साइड में मुड़ेगा। मतलब जब भी एक्सीलरेशन होती है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगती है, एक्सीलरेशन होती है उतनी ही जितनी आगे लगेगी, जितनी फोर्स से आगे एक्सीलरेट करी कार उतनी ही पीछे जाएगा, हम एकदम से और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा पीछे जाएगा। क्लियर, उसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं, तो उसी की वजह से हमारे को जैसे यहाँ पर लिफ्ट वाला केस है वहां भी बात कर सकते हैं। क्लियर, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। अब सोचो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रही है तो मतलब पहले mg लिखेंगे, mg माइनस आर, और पूरा सिस्टम कहाँ आ रहा है, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है मतलब mg बड़ा है, mg माइनस आर इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसे सोच सकते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स में ये दो फोर्स है, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, तो पहले ये फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से r निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, mg माइनस ma, mg माइनस a, मतलब रियलिटी में कितना था, r mg था जब लिफ्ट स्टेशनरी थी, जब लिफ्ट नीचे आने लगी तो उसका वेट क्या हो गया, माइनस हो गया, उसमें से कुछ एक्सीलरेशन तो कम हो गया, यहाँ पर वेट बढ़ गया, यहाँ वेट कम हो गया। ठीक है ना, r इंक्रीजेस और यहाँ r डिक्रीजेस, और r क्या है, वेइंग मशीन क्या नोट करेगी, नॉर्मल रिएक्शन ही नोट करेगी। तो जब लिफ्ट एकदम से नीचे की तरफ एक्सीलरेट करती है तो हमारे को हमारा वेट, हमें अपरेंट वेट कम फील होता है, हमारा वेट अपरेंट वेट कम फील होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रही है और लिफ्ट भी नीचे एक्सेलरेट कर रही है। तभी जो वो झूला होता है, जो मेले में झूला लगा होता है, उसमें जब एकदम से नीचे आता है हमारी स्टमक में अलग से फीलिंग होती है, क्यों, इसकी वजह से। क्लियर, अब और ये जब स्टेशनरी था तो r इज इक्वल टू mg। अब आप यहाँ ये भी अगर इसी कंसेप्ट से बताऊं, ये स्टेशनरी है मतलब नेट फोर्स कितना है, mg मास इनटू एक्सीलरेशन कितना है, इसमें 0, तो यहाँ कितना आ गया, r इज इक्वल टू mg, जो मैंने ये लिखा है यही आया ना, वही लगाई है एक ही कंडीशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर, तो एफ नेट यहाँ कितना है, r माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कितना है, 0, वो तो स्टेशनरी है। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो एक्सीलरेशन 0, तो r इज इक्वल टू mg, तो जितना नीचे वेट है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये तीनों फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला है जब लिफ्ट नीचे। अच्छा, अगर इसको सूडो फोर्स वाले कंसेप्ट से मैं बताऊं, इसको सूडो फोर्स वाले कंसेप्ट से बताऊं तो देखो, अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है, तो मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, सूडो फोर्स कितनी, जितनी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है। क्लियर, अब आपके पास कौन सी फोर्स है, ये सूडो फोर्स है ऊपर mg, एक और फोर्स है ma, एक और फोर्स है r, और नीचे कितनी है mg।
तो इसको बैलेंस कर लो, R प्लस एम ए इक्वल टू एम जी, यही होगा ना, R प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से R निकालोगे तो कितना आएगा, एम जी माइनस ए, यही तो आ रहा है। क्लियर। तो सूडो फोर्स वाले कंसेप्ट से भी आप समझ सकते हैं कि कोई बॉडी नीचे एकदम से सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है तो उतने ही ऊपर फोर्स लगेगी, बस दो फोर्स ऊपर है एक नीचे है, इनको बैलेंस कर दो, यही तो कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, इसमें ये और ये फोर्स ऊपर थी, ये फोर्स नीचे थी, ठीक है ना, सॉरी ये तो सिंपल फोर्स थी, सूडो फोर्स कहाँ थी, ये ऊपर जाती, सूडो फोर्स नीचे थी, एम जी और एम ए नीचे थी, R ऊपर थी, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये कर दिया। क्लियर। इसमें कोई सूडो फोर्स नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा। फोर्थ केस, अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर यहाँ स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, रस्सी टूट जाए, एकदम से बहुत तेज स्पीड से नीचे एक्सेलरेट करेगी, ठीक है ना। जिस स्ट्रिंग से लिफ्ट रुकी होती है, जिस स्ट्रिंग से कोई स्ट्रिंग लगी होती है ना लिफ्ट के ऊपर, जिससे ऊपर या नीचे लिफ्ट जाती है, सपोज ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। किस एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगी, उसी की वजह से नीचे गिरेगी ना। तो अब अगर यहाँ बात करें, ये कितना है, mg नीचे, r ऊपर, और ये किसकी एक्सीलरेशन किसकी वजह से गिर रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से mg माइनस mg इक्वल टू r, तो r कितना हो जाएगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्पीड से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही वो नीचे की तरफ गिर रही है क्योंकि स्ट्रिंग ब्रेक हो गया। अब तो जो उसकी एक्सीलरेशन है वो क्या है, उसको ग्रेविटी खींच रहा है, ग्रेविटी की एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी की एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगी तो r कितना है, 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, हमें वेट ही नहीं फील होगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। क्यों, क्योंकि जितना उसका mg मास है उतना ही ऑपोजिट एक, क्योंकि ए एक्सेलरेशन g एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी स्ट्रिंग टूटने के बाद, तो उतना ही एक ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है, कितना, जितनी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है mg, तो नीचे भी वेट mg ऊपर भी वेट mg, बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो r कितना है, 0। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एपरेंट वेट ऑफ पर्सन। जब पर्सन लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट स्टेशनरी है, यहाँ स्ट्रिंग ब्रेक होगी, वेटलेसनेस की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे अगर डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल पूछेगा तो कैसे आएगा, दे दिया होगा सपोज पर्सन का मास है 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी ऑल नो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। सो बोलेंगे अगर लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की डायरेक्शन में, तो पर्सन का कितना वेट होगा, rmg प्लस ए कर देंगे, सब दिया होगा क्वेश्चन में, बट आपको ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो कितना होगा, स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो कितना वेट होगा इसका, वेट मैं बता रहा हूँ, वेइंग मशीन क्या नोट करती है, नॉर्मल रिएक्शन, याद रखना है, ठीक है ना। वेइंग मशीन क्या वेट करती है, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर देना है। क्लियर। कंसेप्ट आपका ये है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप इसको या तो बैलेंस ऑफ फोर्स से कर लो, या आप सूडो फोर्स जो मैंने समझाया उससे भी दिमाग लगा के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या इतना आप सॉल्व भी कर सकते हो, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर। सो ये एक टॉपिक था, ऐसे ही बहुत सारे स्मॉल टॉपिक्स हैं जो हमने एक एक करके पढ़ने हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही कंसेप्ट बनेगा। अब ये जो फोर्स वाला कंसेप्ट है, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी डायरेक्शन में लग रही है, दोनों को माइनस कर रहे हैं, ये उसका वेक्टर होने का भी सबूत देती है। ये जो फोर्स है वो उसके वेक्टर होने का भी सबूत देती है ना, कि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। अब एक और डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, एक और टर्म है इम्पल्स। हमने फोर्स पढ़ा, मैं किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इम्पल्स क्या है, सपोज ये मेरे पास नेल है, ठीक है, और मैं हैमर से इसको अंदर पिन कर रहा हूँ, एक नेल को हैमर से मार रहा हूँ, तो मैं एकदम से उस पर फोर्स लगती है बहुत छोटे टाइम के लिए, ठीक है, बट बहुत लार्ज फोर्स, तभी नेल अंदर पियर्स हो जाएगा, ठीक है ना। हथौड़े से कील को मार रहा हूँ
तो नेल अंदर, कील अंदर चला जाएगा उसके, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगती है बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है, जो एकदम से उस चीज का मोमेंटम चेंज कर देती है, जो एकदम से क्या करती है, उस चीज का मोमेंटम चेंज कर सकती है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, एकदम से बॉलर ने बॉल की, हमने बैट से एकदम से मारा, तो जब मूवमेंट उसने बैट को स्ट्रक किया, एकदम से बहुत तेज फोर्स लगती है बहुत कम टाइम के लिए, उसके बाद तो बॉल बैट से अलग हो जाती है और उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, उसकी मोमेंटम चेंज हो जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए जिसके कारण उसका मोमेंटम चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। क्लियर? बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए। सो लार्जर फोर्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस momentum in any body is called impulse। बहुत सिंपल है, अगर आपने मेरी बात समझी। क्या चीज? एक बहुत ज्यादा फोर्स लगे बहुत कम टाइम के लिए, टू प्रोड्यूस, ऐसे लिख लो, टू प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज in momentum, to produce finite change in momentum in any body is called impulse। ठीक है, एकदम से चोट पहुंचाना, मतलब एकदम से मैंने यूं किया, मतलब बहुत तेज फोर्स मारी बहुत कम टाइम के लिए, जो उसका टाइम था दोनों का, अगर मैं हथौड़े से कील इसके अंदर डाल रहा हूँ, हथौड़े से कील डाल रहा हूँ, तो मैंने एक टाइम पे मारे, एक मूवमेंट पे उस पर फोर्स लगी और हट गया बहुत कम टाइम के लिए। जब बहुत ज्यादा फोर्स लगती है तो हमने क्या बोलते हैं, जैसे हमने उसको इम्पल्स प्रोवाइड किया, ठीक है, उसको इम्पल्स प्रोवाइड किया। अब क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई बॉलर, किसी ने, बैट्समैन ने सिक्स मारने की कोशिश की बट वो ग्राउंड में ही गिर गई, किसी प्लेयर ने फील्डिंग करी, उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपने देखा है कभी वो कैच, कोई बॉल कैच कर रहा है, वो आगे हाथ करके कैच करे? नहीं, वो पीछे ऐसे ले जाके कैच करता है। क्यों? इसी इम्पल्स की वजह से, कि वो क्या करता है, जब वो अपने हाथ पीछे ले जाता है, बॉल पकड़ के ऐसे पीछे ले जाता है हाथ, तो अपना वो टाइम बढ़ाता है, जो हिट करने का उसका टाइम है, वो टाइम को इंक्रीज करता है। जब टाइम को इंक्रीज करता है तो क्या होती है, फोर्स कम लगती है, तो उस पे हाथ पे चोट नहीं लगती, ठीक है। इम्पल्स वाला सिस्टम है, ठीक है ना। वो टाइम इंक्रीज कर रहा है, शॉर्टर टाइम के लिए तो बहुत तेज फोर्स लगेगी, टाइम इंक्रीज कर रहा है। या कोई सपोज हाई जंप कर रहा है, हाई जंप में जनरली आगे बेडिंग रखी होती है, मैट्रेस रखा होता है, हाई जंप करने के बाद जो फॉल करेगा प्लेयर, मैट्रेस लगा होता है। ऐसे तो नहीं कहते किसी को फ्लोर पे ही तू फॉल करे, चोट लग जाएगी अगर वो डायरेक्ट फ्लोर पे फॉल करेगा। क्यों? जैसे ही कोई हाई जंप वाला प्लेयर फ्लोर पे फॉल करेगा तो बहुत कम टाइम के लिए एकदम से वो गिरेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी। अब अगर मैट्रेस है या सैंड है या बेडिंग है कोई भी, तो उसके ऊपर फ्लोर किया, जब मैट्रेस है तो क्या होगा, जैसे ही उसने फॉल किया उसके ऊपर, उसकी बॉडी ने उस मैट्रेस को प्रेस किया, जब मैट्रेस प्रेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसका टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, एकदम से तो वो नहीं गिरा जमीन पे, मैट्रेस ने क्या किया, उसका टाइम इंक्रीज कर दिया। टाइम इंक्रीज करा तो क्या होगा, फोर्स कम लगी, इम्पल्स कम लगा, तो उसको चोट कम लगेगी, ठीक है ना, या ना के बराबर लगेगी। या फिर आगे रेत रखते हैं, मिट्टी रखते हैं आगे, कि डायरेक्ट एकदम से बिल्कुल अटैच फ्लोर पे ना गिरे, कि बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगे। चेंज इन मोमेंटम धीरे धीरे हो, एकदम चेंज इन मोमेंटम होगा तो उसको चोट लग जाएगी। क्लियर? तो ये कुछ इम्पल्स के एग्जाम्पल थे। तो इम्पल्स बेसिकली है क्या, इम्पल्स है फोर्स जितनी देर के लिए लगे, तो हम इम्पल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स क्या होगा, इम्पल्स क्या होगा, फोर्स लग रही है कितने टाइम के लिए, वो बताता है इम्पल्स, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं इम्पल्स को, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, एक बहुत कम, डेल्टा टी मतलब बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए,
और इम्पल्स भी क्या है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, या अगर आप इसको लिखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्पल्स मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम है। ठीक, इसमें एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आती है, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है जिसे हम अभी, ये तो हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट। अगर सिस्टम कॉन्टिन्यूअस है, मतलब जहां पर हम ये डेल्टा टी की जगह क्या आ जाता है, डी टी, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मेरे को पता है फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं फोर्स को, तो कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, dt को मैं इधर ले आया फोर्स के पास। ठीक, अगर इफ टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to t, so momentum changes from, ऐसे लिख लो इसको, सपोज एक पॉइंट है, ए पॉइंट या बी पॉइंट। ठीक है, या इनिशियल फाइनल P1 P2 लिख लो, P इनिशियल टू P फाइनल। मतलब मैंने किसी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाई। ठीक है, टाइम पहले टाइम 0 था जब हमने लगानी स्टार्ट करी, और t टाइम तक उस पर फोर्स लगाई, तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ, कुछ इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, कुछ मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट एफ डी टी इक्वल टू डी पी, और इसकी लिमिट्स क्या है, टाइम की लिमिट्स क्या है, इंटीग्रेशन हमने इसीलिए पढ़ा था स्टार्टिंग में। इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा, हमने टाइम की लिमिट्स क्या है, टाइम क्या है, 0 से t टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे। और मोमेंटम चेंज कहाँ से हो रहा है, p इनिशियल से p फाइनल, कहाँ से चेंज हो रहा है, p इनिशियल से p फाइनल। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे, f कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, f कांस्टेंट, यहाँ वेक्टर है तो यहाँ भी हम वेक्टर लगा देते हैं, f कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या है, dt फ्रॉम 0 to t। और dp का इंटीग्रेशन कितना होता है, dp का इंटीग्रेशन होता है p, और यहाँ लिमिट्स हैं pi टू pf। ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ना, ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t, और लिमिट्स हैं 0 to t। और एक बार यहाँ पर p में pf डलेगा, एक माइनस पी आई, ऐसे करते थे इंटीग्रेशन, एक बार pf माइनस एक बार पी आई। तो यहाँ पर एक बार t एक बार 0, तो ये कितना हो जाएगा, f इंटू टी इक्वल टू, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ये ना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, या अगर मैं इस पे यहाँ पर सेम ही रखूँ, मुझे यहाँ पर यही रखना है, f dt। ठीक है, तो एफ डी टी कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम कितना है मेरे पास, चेंज इन मोमेंटम है इम्पल्स। मतलब मैं इम्पल्स को यूं भी डोनेट कर सकता हूं, यूं भी डिनोट कर सकता हूं इम्पल्स को, एफ डी टी। ये तो क्या है, डिस्क्रीट केस है, 1 2 3 4, जब हम गिन सके। कोई चीज कॉन्टिन्यूअस है जिसको हम नहीं गिन सके, तो मेरे पास इम्पल्स जे की वैल्यू कितनी आएगी, एफ डी टी। ठीक है, फ्रॉम 0 to t। या फिर इसको हम इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं, और एक चीज, इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये भी क्या हो गया, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, जब हम बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगे उसको इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आपसे कोई इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक क्या है साथ में, टाइम। तो कितना हो जाएगा, mL/t-1। ये इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। मैंने बोला था हर एक क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम सेकेंड। तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स, ये क्या है, इम्पल्स की एसआई यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इम्पल्स
फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन, अगर कॉन्टिन्यूस हो तो एफ क्या है, जे क्या है, एफ डी टी। ठीक है, जे क्या है मेरे पास, एफ डी टी। अब इम्पल्स मेजर करने का एक तो ये तरीका है कि मैं सिंपली लिख दूँ एफ डी टी, मतलब फॉर्मूला लिख दूँ। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक, एक हम इम्पल्स को मेजर कर सकते हैं मेजरमेंट बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत सिंपल है, जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम, इंटीग्रेशन में सपोज मैंने ग्राफ बनाया फोर्स और टाइम के बीच में, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। जब एक कांस्टेंट फोर्स है, सपोज ये फोर्स और टाइम के बीच में ये ग्राफ है, ठीक, कांस्टेंट फोर्स है, ये फोर्स कितनी देर के लिए लग रहा है, कुछ टाइम के लिए लग रहा है। सपोज ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने नोट करना टी ए टाइम से यहाँ टी बी टाइम, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ फोर्स लग रहा है, उसका ग्राफ है ये फोर्स, ये फोर्स एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, इसका ये ग्राफ। क्लियर, ये पॉइंट दे देता हूँ मैं ए बी सी डी। तो इस ग्राफ से भी हम इम्पल्स निकाल सकते हैं। जैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता था, एरिया अंडर द कर्व, उसका क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9 में पढ़ा होगा, मैंने अभी पढ़ाया था आपको एरिया अंडर द कर्व। जब हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। यहाँ तो भी कांस्टेंट फोर्स है, मतलब इसके बीच का ये जो एरिया है इस कर्व के बीच का, दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व अगर इसका निकाल लें, एरिया अंडर द कर्व, तो ये कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ए बी इंटू ए डी, लिख सकते हैं ए बी इंटू ए डी। तो ए बी इंटू ए डी दैट गिव्स इम्पल्स, या हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है, वैसे ही हम इम्पल्स निकाल सकते हैं। मतलब फोर्स और टाइम का ग्राफ जो बनेगा, जो उसके अंडर का एरिया होगा एक्स एक्सिस के साथ, जो टाइम एक्सिस है इसके साथ जो एरिया होगा वो क्या देगा, वो मैग्नीट्यूड देगा इम्पल्स का। तो हम ग्राफ से भी इम्पल्स निकाल सकते हैं। ये तो कब था, जब फोर्स कांस्टेंट थी। ठीक है, सपोज ये फोर्स टाइम ग्राफ है और यहाँ ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वेरिएबल फोर्स है, मतलब फोर्स इस टाइम पे कुछ और है, फिर धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज हुई, मैक्सिमम हुई, कम हुई, इस टाइम पे कुछ और फोर्स है। क्लियर, फोर्स वेरी कर रही है। क्लियर, तो इसमें इम्पल्स बताओ, इसमें क्या है, व्हेन फोर्स इज वेरिंग, जब फोर्स वेरी कर रही है तो इसमें इम्पल्स बताओ। तो इसका भी एरिया अंडर द कर्व, इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो भी क्या देता है, इम्पल्स। ठीक है, जो इसके अंडर एरिया होगा। अब एक्चुअल में मैंने बोला ये वेरिएबल फोर्स है, इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या देगा मेरे को, इम्पल्स देगा। इम्पल्स का मैग्नीट्यूड मॉडुलस उसका याद रखना। डायरेक्शन की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे, ग्राफिकल मेथड से इम्पल्स को मेजर करना है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, इम्पल्स देगा। सपोज यही टी ए टाइम से टी बी टाइम तक ये फोर्स का कुछ ग्राफ है, मतलब फोर्स ऐसे वेरी कर रही है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फोर्स कांस्टेंट है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया हमने। फोर्स वेरी करती है तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, यही इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है दोबारा से। अब ये फोर्स वेरी कर रही है, मुझे फर्स्ट इनिशियल और फाइनल लिमिट्स पता है। ठीक है, ये फोर्स है, मैंने एक यहाँ छोटा सा, बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लिया। ठीक है, यहाँ कुछ dt, बहुत स्मॉल एलिमेंट ले लिया dt। क्लियर, अब अगर मैं इस dt एलिमेंट को, ये है, इसको यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐसे ही छोटा सा काट लूँ, ये ऐसे ही यहाँ काट लूँ, यहाँ काट लूँ, धीरे धीरे छोटे छोटे dt एलिमेंट काट लूँ यहाँ पर। ठीक है, सब छोटे छोटे एलिमेंट मिलके क्या बताएंगे मेरे को, ये पूरा कर्व दे देंगे, इसका पूरा एरिया। ठीक है, मतलब मैं छोटे छोटे dt, जो मेरे पास छोटे छोटे ये एलिमेंट हैं, ये एक लिया मैंने, एक और लिया, बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत स्मॉल, ये तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ, मतलब थिक बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बहुत छोटा सा सपोज एलिमेंट लिया, इतना सा कुछ dt एलिमेंट लिया। ठीक है, इसके साथ भी ले लिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे ले लिए dt dt dt।
अगर मैं उन सबको सम कर दूं मतलब ऐड कर दूं, मतलब इंटीग्रेट कर दूं। सम करना कॉन्टिन्यूस है ना, ये हम इसमें 1 2 3 4 तो कर नहीं सकते, बहुत छोटी छोटी, हम गिन ही नहीं पाएंगे हमने कितने टुकड़े करे इसके, ठीक है, या कितने टुकड़ों को जोड़ा। तो मतलब इंटीग्रेट कर दूं कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब TA से TB तक, ठीक है। और किस चीज को इंटीग्रेशन करना है, इस कर्व को, ये फोर्स के कर्व को, फोर्स को इंटीग्रेट करना है। तो ये जो इंटीग्रेशन आया इसने क्या दिया, एरिया अंडर द कर्व। और ये इंटीग्रेशन क्या है, ये देता है हमारे को इम्पल्स का मैग्नीट्यूड। ये क्या देता है हमारे को, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड। समझ आया ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। मतलब एक और चीज से अब यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ आपको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरी फिजिक्स में यूज होगा जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे। ये कोई भी है, या मैं बोलूँ ये वाला कर्व नहीं, सपोज ये ऐसे 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 करके यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, इसका एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। ये फोर्स टाइम का ही है, मतलब इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स मुझे पता है एरिया अंडर द कर्व। अब इसका एरिया मैं कैसे निकालूं, ये डिस्क्रीट तो है नहीं, रेक्टेंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऐसा तो है नहीं, बहुत अच्छी शेप तो है नहीं, ये तो मतलब अनयूनिफॉर्म सी शेप है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने बहुत, मेरे को ये पता है कि ये टाइम चेंज हो रहा है इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट तक, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे इस कर्व की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो f है, मैंने f लिखा है, फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है वो पता होना चाहिए। पैराबोलिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, या इसकी कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये छोटा सा यहाँ टुकड़ा ले लिया dt। अब इसके साथ मैं एक और छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा यहाँ dt, ऐसे यहाँ भी लूंगा, यहाँ ये छोटे छोटे बहुत सारे, जब मैं छोटे छोटे टुकड़े लूंगा सारे बहुत पास पास, मतलब यहाँ ले लिया, यहाँ, इसको आप गिन ही नहीं पाओगे कितने सारे हैं। जब हम किसी चीज को नहीं गिन पाते तो हम तभी तो हम उसको बोलते हैं वो कॉन्टिन्यूस जैसा लग रहा है, एक समान लग रहा है सारा। मतलब इस dt को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या लिखता, dt को सबमिशन कर रहा हूँ। जब मैं इसको गिन पाता कि ये टुकड़ा सपोज स्टार्ट है 1 से लेकर 10 तक, मतलब 10 बार dt काउंट करना है, तो 10 dt मिला के 10 dt बन जाएगा, ठीक है। बट ये क्या है, सबमिशन का साइन अब चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मीडियम क्या है मेरे पास, कॉन्टिन्यूस है। मीडियम कॉन्टिन्यूस है तो ये सबमिशन की जगह क्या आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन आ गया, मुझे बस ये पता है इसकी टाइम चेंज हो रहा है TA से TB तक, और साथ में ये कुछ टाइम का फंक्शन, ये ft, मुझे नहीं पता इसकी इक्वेशन क्या है, तो मैंने ऐसे बना दिया ना, ठीक है। मुझे ये नहीं पता इसकी इक्वेशन क्या है, ये जो मैंने फोर्स भी लिखा है यहाँ, ये फोर्स इसकी कुछ इक्वेशन होगी ना टाइम की टर्म्स में, जैसे इसको हम इंटीग्रेशन करते थे, जैसे हम लिखते थे x² + 2 dx का इंटीग्रेशन 0 से 2 तक। तो मुझे ये भी पता है, dt भी पता है, बट मुझे ये इक्वेशन तो नहीं पता ना, इस कर्व की इक्वेशन नहीं पता। हर कर्व की अपनी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की अपनी इक्वेशन होती है, पैराबोला की अपनी इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल की अपनी इक्वेशन होती है, लॉगरिथमिक की अपनी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो बट यहाँ कुछ फंक्शन है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है A से B में, तो ये फंक्शन ये क्या देगा, ये जो इंटीग्रेशन है ये देगा इस कर्व के अंदर का एरिया, इसका साथ, क्योंकि सबको तो हमने ऐड कर दिया, इस इक्वेशन को हमने टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, और इसके अंदर का मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। तभी जो फोर्स और टाइम का ग्राफ है उसके अंदर का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, इम्पल्स, क्योंकि फोर्स और टाइम के ग्राफ में इंटीग्रेशन हम बनाएंगे ऐसा, और ये फॉर्मूला किसका है, इम्पल्स का। तो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है वो क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। जब फोर्स वेरिंग है, जब फोर्स कांस्टेंट है तो भी एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, इम्पल्स, ठीक है। तो ये अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेली लाइफ से रिलेटेड। हाँ, एक और इसमें लास्ट हम एक बताता हूँ, एक एग्जांपल। कार या बाइक या किसी भी मोटर व्हीकल में शॉकर्स लगे होते हैं, देखिए ना आपने, शॉकर्स लगे होते हैं। वो शॉकर्स क्यों लगे होते हैं, अब तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। जब कि कोई गड्ढा आया, ठीक है ना, कार में है या बाइक पे हम, कोई गड्ढा आया तो एकदम शॉकर प्रेस होता है। अगर शॉकर ना होता तो क्या होता है, एकदम से हमारे को बहुत अनकंफर्टेबली हमारे को जर्क लगता, फोर्स लगता। अब शॉकर है, शॉकर क्या करेगा, आराम से प्रेस होता है।
जब आराम से प्रेस होता है शॉकर तो क्या होता है, वो टाइम इंक्रीज करता है। टाइम जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो फोर्स को कम कर रहा है, एकदम से लगने वाली फोर्स को। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे इंपल्स ज्यादा लगता है ना, एकदम से मोमेंटम चेंज होता है, तो वो टाइम इंक्रीज कर रहा है। टाइम इंक्रीज कम कर रहा है तो मतलब वो धीरे धीरे उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। धीरे मोमेंटम चेंज होगा उसका तो क्या होगा, हमारे को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इसलिए हम शॉकर्स लगाते हैं कि हम इजीली मूव कर सकें, इजीली ट्रैवल कर सकें। ठीक है, तो शॉकर्स लगाने का ये भी मतलब है कि हम उसका इम्पल्स कम कर दें। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ लार्ज लेक्चर। आप इसको अच्छे से समझना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।